नमस्ते। आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है वो सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट यानी लहरों जैसा असर हमारी और आपकी जेब पर, भारत की इकोनॉमी पर और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ रहा है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इस पूरी स्थिति को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। पहले देखेंगे मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ ये संघर्ष, फिर समझेंगे कि कैसे तेल की सप्लाई का गला घोटा जा रहा है। इसके बाद दुनिया भर में आ रहे आर्थिक झटके, भारत पर इसका सीधा असर और आखिर में कैसे ये सब भारत की विदेश नीति का एक बहुत बड़ा इम्तिहान ले रहा है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का ये तनाव अब बहुत ही तेजी से खतरनाक मोड़ ले चुका है। देखिए, चीजें रातों रात इतनी खराब नहीं हुई। इसका एक पूरा घटनाक्रम है। शुरुआत हुई ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत से। इसके तुरंत बाद चीजें और भड़क गईं जब सीधे तेल अवीव में इजराइल के प्रधानमंत्री के दफ्तर पर हमला हुआ। लेकिन लिमिट तब क्रॉस हुई जब रियाद में अमेरिकी दूतावास पर अटैक हुआ। इसमें 6 अमेरिकी अधिकारियों की जान गई और 18 घायल हुए। अब किसी भी दूतावास पर हमला सीधे तौर पर उस देश की संप्रभुता पर हमला माना जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना संगीन है। और ऐसे भारी तनाव और अफरा तफरी के बीच अफवाहें भी तो आग की तरफ फैलती हैं। जैसे एक बहुत ही वायरल दावा सामने आया कि ईरान ने 3 अमेरिकी फाइटर जेट्स को मार गिराया है। लेकिन सच क्या है? असल में इस भारी कंफ्यूजन के बीच कुवैत ने गलत पहचान के कारण गलती से इन अमेरिकी जेट्स को मार गिराया था। मतलब हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि उस इलाके में कोई समझ ही नहीं पा रहा कि आसमान में उड़ क्या रहा है। जाहिर है, दूतावास पर हमले के बाद अमेरिका की तरफ से कड़ी जवाबी कार्रवाई तो तय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान बिल्कुल साफ है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि ये एक लंबा युद्ध हो सकता है और 4 से 5 सप्ताह या उससे भी अधिक समय तक चल सकता है। मतलब ये संघर्ष इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, कैसे इस मिलिट्री एस्केलेशन का इस्तेमाल दुनिया भर की तेल सप्लाई और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को चोक करने के लिए किया जा रहा है। ईरान की स्ट्रैटेजी को अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने सीधा ग्लोबल एनर्जी की नस पर हाथ रख दिया है। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा समुद्र और जमीन दोनों जगह मौजूद पाइपलाइंस को तबाह करने की धमकियां दी जा रही हैं। और तो और सऊदी अरब के रास तनूरा में मौजूद अरामको रिफाइनरी, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल ऑपरेशंस में से एक है, वहां ईरानी ड्रोन हमले से काम पूरी तरह ठप हो गया है। वहां से जो एलपीजी टैंकर गुजरते हैं उनके लिए भी अब भारी जोखिम पैदा हो गया है। और ये आंकड़ा इस बात को शानदार ढंग से समझाता है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हिसाब से अभी कच्चे तेल के 1 बैरल की कीमत $181 है और उनका सीधा टारगेट इसे $200 तक पहुंचाना है। सोचिए, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जानबूझकर भयंकर महंगाई और आर्थिक दबाव पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति है। चलिए अब तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं और देखते हैं इस तीसरे हिस्से को, इस सप्लाई चेन डिसरप्शन के पीछे की ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी। इमेजिन कीजिए, अगर आपका रोज का सबसे छोटा और आसान रास्ता अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा? हॉर्मुज जड़ ममुनद्य ब्लॉक होने की वजह से अब जहाज़ों को मजबूरन अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर पूरा लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है सफ़र में 25 से 30 दिन एक्स्ट्रा लगना। इंश्योरेंस का खर्च आसमान छू रहा है और जाहिर है ट्रैवल का कुल खर्च कई गुना बढ़ गया है। दरअसल ये पूरी की पूरी एक बहुत ही कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिकल चाल है। इसे ऐसे समझिए, स्टेप 1, ईरान ग्लोबल तेल के रास्तों को ब्लॉक करता है। स्टेप 2, दुनिया भर में तेल की कमी होती है जिससे महंगाई और घरेलू चीजें महंगी हो जाती हैं। स्टेप 3, जब आम आदमी की जेब कटती है तो वो अपनी ही सरकारों के खिलाफ सड़कों पर उतर आता है। और फाइनली स्टेप 4, यही देश अपने घर का बवाल शांत करने के लिए, सीज फायर करवाने के लिए अमेरिका और इजराइल पर भारी कूटनीतिक दबाव डालते हैं। इसे कहते हैं आर्थिक दर्द के जरिए अपनी बात मनवाना। अब बात करते हैं उस चीज की जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इन ग्लोबल झटकों का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो रहा है? अब यहाँ ध्यान देने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत रोजाना लगभग 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट करता है और हमारी 60% से ज्यादा ऊर्जा जरूरतें सीधा इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देशों से पूरी होती है।
मतलब हमारी अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखा है वो ठीक उसी इलाके से होकर गुजरती है जो इस वक्त युद्ध का मेन सेंटर बना हुआ है। और जब बाहर तेल महंगा होता है ना, तो उसका असर सिर्फ कागजों या बड़े चार्ट्स पर नहीं दिखता। इसका सीधा असर पड़ता है दिल्ली और मुंबई जैसे हमारे शहरों पर। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की चीजें जैसे ताज़ी सब्जियां, दालें और घर का राशन सब कुछ महंगा हो जाता है। ये युद्ध वहां चल रहा है, लेकिन इसका बिल आम लोगों की रसोई से चुकाया जा रहा है। और देखिए, बात सिर्फ तेल खरीदने की नहीं है, बेचने की भी है। भारत इन देशों को बहुत कुछ एक्सपोर्ट भी करता है। आपको पता है, तमिलनाडु में बन रहे आईफोन्स, जिनका मिडिल ईस्ट में 2025 का एक्सपोर्ट टारगेट करीब $23 बिलियन का है, वो अब खतरे में है। हमारा $4.5 बिलियन का टेक और इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार धीमा पड़ गया है। और हमारे देश से जो बासमती चावल बाहर जाता है, उसका 50% तो सीधा ईरान, इराक और सऊदी जैसे देशों को ही जाता है। तो बेसिकली भारत के अरबों डॉलर का व्यापार इस वक्त दांव पर लगा है। और इसी से हम अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, कैसे ये आर्थिक दबाव भारत की नेशनल डिप्लोमेसी और विदेश नीति का एक बहुत ही कड़ा इम्तिहान ले रहे हैं। भारत की एक बहुत ही अहम पॉलिसी है जिसे लिंक वेस्ट नीति कहा जाता है। इसका मकसद मिडिल ईस्ट के देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना है। और ये सिर्फ हाथ मिलाने तक सीमित नहीं है। इसमें हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारा व्यापार और सबसे जरूरी वहां काम करने वाले लाखों भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा यानी रेमिटेंस शामिल है। तो मिडिल ईस्ट की सुरक्षा और हमारी अपनी आर्थिक स्थिरता दोनों आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्थिति कैसे एक नई चुनौती खड़ी कर रही है। अब जब वहां से तेल आना मुश्किल हो रहा है, तो भारत को मजबूरन वॉर जोन के बाहर दूसरे सप्लायर्स ढूंढने पड़ रहे हैं, जैसे कि रूस, अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका, मेक्सिको या फिर वेनेजुएला। लेकिन अचानक इतनी बड़ी मात्रा में नए सप्लायर से तेल की डील करना और उसे सुरक्षित भारत तक लाना, ये कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत ही भारी भरकम कूटनीतिक टास्क है। भारत इस वक्त कूटनीतिक तौर पर एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ हमारी बहुत ही गहरी रणनीतिक साझेदारी है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ खाड़ी देशों और ईरान के साथ हमारे व्यापार और तेल के रिश्ते हैं, जो हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। चारों तरफ से बढ़ते इस एक्शन के बीच अपनी खुद की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्रता बनाए रखना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या भारत का ये कूटनीतिक संतुलन दुनिया भर में मची इस भारी आर्थिक उथल-पुथल के बीच टिक पाएगा? जिस तेजी से ये आग फैल रही है, वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ग्लोबल अलायंस और हमारी पॉलिसी का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। सोचने वाली बात है ना?